गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर को। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए, अर्थशास्त्र दो शब्द से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, यानी धन का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ मीन्स क्या हो गया? धन, शास्त्र मीन्स अध्ययन, यानी धन का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। अब देखिए, अर्थशास्त्र जो है ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से लिया गया है। अर्थशास्त्र जो है ग्रीक भाषा की ग्रीक शब्द जो है क्या है? आइकोनोमिया से लिया गया है। इसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंध। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इसके अर्थ को जाना। आइए हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या है भाई? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र वह सब्जेक्ट है, वह विषय है जिसमें वस्तुओं, जैसे मानिए कोई वस्तु, जैसे मानिए मोबाइल हो गया, क्या हो गया? कोई वस्तु है। सेवाओं, इंटरनेट वगैरह क्या है? सेवा है। उत्पादन, जैसे कोई चीज़ का प्रोडक्शन, जैसे दूध से दही बना दिए, या कोई चीज़ का प्रोडक्शन क्या हो गया? उत्पादन हो गया। वितरण, उसको मार्केट में बेचना। उपभोग यानी उसका यूज कर लेना। तो यही सब क्या है? अर्थव्यवस्था। परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अर्थशास्त्र तो हम लोग जान गए। अर्थशास्त्र का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थव्यवस्था। क्या बोले हम? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? किसी भी देश की सभी आर्थिक गतिविधियां उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। किसी भी देश की सभी आर्थिक गतिविधियां, कोई भी देश का जो इकोनॉमिक जो आर्थिक गतिविधि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था को देखिए। अर्थ यानी क्या हो गया? मुद्रा। व्यवस्था यानी एक स्थापित कार्य प्रणाली, यानी मुद्रा का एक स्थापित जो कार्य प्रणाली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में जाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टॉपिक क्या है? अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। पहले अर्थशास्त्र को समझते हैं। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है, इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अब देखिए, अर्थव्यवस्था को जानिए। हम लोग ने जाना कि अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, लेकिन वर्तमान समय में उसका 5 रूप देखा जाता है। पहला अर्थव्यवस्था का पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार है? दो प्रकार के, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रकारों को बिल्कुल आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम लोग देखते हैं पहले व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, व्यष्टि मतलब माइक्रो यानी छोटा। व्यष्टि अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। व्यष्टि जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म यानी छोटा। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर बिजनेस भी होगा तो छोटा स्तर पर का बिजनेस, जैसे मानिए छोटा बिस्कुट का, चॉकलेट का जैसे पैकेजिंग वगैरह हो गया, छोटा फैक्ट्री वगैरह हो गया, पानी का छोटा प्लांट हो गया, इस टाइप का। इसमें क्या होता है? एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग, एक बाजार आदि होता है। किसमें? व्यष्टि अर्थव्यवस्था। हम लोगों ने सीखा व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या होता है? छोटे स्तर का व्यापार इसके अंतर्गत आता है। ठीक है,
अब समष्टि क्या है भाई? इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। समष्टि में क्या होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। जैसे बजट, राजकीय कोष, मौद्रिक, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति इत्यादि। ठीक है, यहां तक नहीं कोई प्रॉब्लम? हम लोगों ने सीखा व्यष्टि यानी छोटा, समष्टि यानी बड़ा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। कृषि यानी एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो भी क्षेत्र है, इसमें क्या होता है? कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में जो होता है, पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का संबंध सीधे क्या है? कृषि से है। कृषि यानी प्राकृतिक संसाधन से। देखिए, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसका उपयोग कर हम लोग वस्तु को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अतः प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों का आधार है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? उन सभी उत्पादों का क्या है? आधार है, जिससे हम निर्मित करते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे वानिकी यानी वानिकी पेड़ पौधा, ये सब क्या है? नेचुरल है। खनन, खनन यानी देखिए माइनिंग, जैसे खनन हो गया गिट्टी, खनन गिट्टी का हो गया, बालू का हो गया। उत्खनन वही कोयला वगैरह, गिट्टी, बालू, कोयला। पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, कृषि से संबंधित गतिविधियां, यानी वैसी गतिविधियां जो प्राकृतिक से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? जैसे भूमि अधिक लगता है। अब जैसे मानिए 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा यानी 20 कट्ठा जमीन है। 1 बीघा जमीन में हम लोग खेती करेंगे तो उसमें क्या, मतलब अगर हमको मानिए धान का खेती करना है तो एक गमला खरीदेंगे, उसमें धान उगा देंगे, पूरा धान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा? जमीन लगेगा। तो इसमें क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में भूमि अधिक लगता है। भूमि अधिक लगेगा तो ऑटोमेटिक है, भूमि बड़ा होगा तो मेहनत अधिक लगेगा, तो मेहनत भी अधिक लगता है, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? भूमि अधिक लगता है, मेहनत अधिक होता है, लेकिन प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, अब देखिए क्या, इंडिया में 53% लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र से 17% जीडीपी प्राप्त होता है। देखिए इंडिया में क्या है, 53% लोग जो है प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र से, और इस क्षेत्र से इतना मेहनत के बावजूद भी इसे कितना जीडीपी होता है? 17% जीडीपी प्राप्त होता है। अब देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में लगे लोगों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, देखिए अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो कृषि से संबंधित होता है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे खनन, उत्खनन, कृषि, पशुपालन, ये सब आ गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और प्राथमिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे प्राकृतिक से नेचुरल, जैसे मानिए पशुपालन से क्या हो गया? दूध से हम लोग बना दिए पनीर, दूध से बना दिए दही, ठीक है, दूध से बना दिए घी, तो वो किस क्षेत्र में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। देखिए जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग सूत काटने और कपड़ा बुनने में किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ कपास का क्या है? कपास है पौधा में, उससे हम लोग सूत काट दिए, यानी सूता बना दिए, धागा से फिर क्या बना दिए? कपड़ा बना दिए। तो इस प्राथमिक क्षेत्र का जो चीज को हम लोग क्या किए? निर्माण और विनिर्माण किए, यानी रिकंस्ट्रक्शन किए, उसी को हम लोग कौन क्षेत्र कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। देखिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। पूछेगा आप किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को। जैसे देखिए तेल का पैकेजिंग वगैरह है, या बड़ा बड़ा बिजनेस है, गाड़ी का कारखाना है, तो इस प्रकार का ये सारा चीज जो है मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए
इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे रहता है क्वेश्चन में। प्राथमिक क्षेत्र से प्राथमिक उत्पादों का जो विनिर्माण होता है किस क्षेत्र में होता है? वो सेकेंडरी क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में जो लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने जाना प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को। आइए हम लोग पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को देखिए समझते हैं। देखिए तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवाओं का उत्पन्न। हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, टेलीफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, क्या है? सेवा है। तो ये जो सेवा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा सेक्टर को ही बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए तृतीय क्षेत्र का संबंध वस्तु के उत्पादन से नहीं, इसमें वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, बल्कि सेवाओं के निर्माण से होता है। जैसे परिवहन, यातायात, परिवहन ये क्या है? ऐसे हमको कहीं जाना है, यहाँ से जाना है यानी पूर्णिया जाना है तो हम टोटो से चले जाएंगे, टेम्पू से चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? परिवहन क्या है? सेवा है। संचार हो गया, भंडार हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग, बीमा, प्रशासन, शिक्षा, ये सब क्या है? ये सब है हमारा तृतीय क्षेत्र। अब देखिए इस सेक्टर में के नौकरियों को क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? प्राथमिक क्षेत्र में जो है रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र में ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र में व्हाइट कॉलर जॉब। देखिए जैसे देखिए यहाँ पार्लर है, ये भी क्या है? इसका मेकअप कर रही, सेवा दे रही है। बैंकिंग वगैरह ये भी क्या है? सेवा है। मॉल में गए हम लोग सामान खरीदे, वहां से क्या है? वो भी हम लोग क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र को बखूबी समझा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा। चौथा क्या है भाई? चतुर्थ सेक्टर। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियां को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था का ये जो चौथा क्षेत्र है इसमें क्या किया जाता है? बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि, ये सब क्या होता है? ये सब हो गया आपका अर्थव्यवस्था का चतुर्थ क्षेत्र। जैसे सरकार हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है, प्रौद्योगिकी हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गया, ये सब क्या आ गया? चतुर्थ क्षेत्र में आ गया। ठीक है, एजुकेशन भी क्या है? सेवा क्षेत्र है। ठीक है, वो तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। उसी को हम लोग जैसे आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हैं, तो वो हो जाएगा चतुर्थ क्षेत्र में। अब देखिए पंचम क्षेत्र क्या है भाई? अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को शामिल किया जाता है। जो उच्च स्तरीय निर्णय लेती है उस संस्था को शामिल किया जाता है। जैसे सरकार, ये उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था है। ये विश्वविद्यालय हमारा पूर्णिया विश्वविद्यालय, मीडिया हो गया, विज्ञान हो गया, गैर लाभकारी संस्था, ये सब जो है ये सब अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र में आता है। ठीक है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कोई पूछ सकते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र जो होता है कृषि से संबंधित है, वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज बनता है रिकंस्ट्रक्शन करके, विनिर्माण करके, द्वितीय क्षेत्र होता है। और सेवा का जो क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र होता है। और बौद्धिक गतिविधि का जो क्षेत्र होता है वह चतुर्थ क्षेत्र होता है। और उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाला जो क्षेत्र होता है वो पंचम क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार। नियंत्रण के आधार पर जब आप बांटेंगे अर्थव्यवस्था को तो तीन प्रकार का होता है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या समझा हम लोगों ने? नियंत्रण के आधार पर अगर वर्णन किया जाए तो अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर जब हम करेंगे तो विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए वैश्विक संबंधों के आधार पर जब बांटेंगे तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इस प्रकार हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के प्रकारों को समझा। इसकी सोच लीजिए आप लोग। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां होता है उस पर किसका कंट्रोल होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, यानी गवर्नमेंट का। ठीक है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्त गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन,
जो गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, वैसा अर्थव्यवस्था जो गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है भाई, अब सरकार का होगा तो सरकार सबका कल्याण करना चाहेगी, तो इसका मुख्य उद्देश्य है आम जनता का कल्याण करना। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था को और क्या कहा जाता है, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा कि किस पर अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, किस अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसका उद्देश्य क्या है, आम जनता का कल्याण करना। इसको क्या कहा जाता है, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था लागू कहाँ है, किस किस देश में, तो क्यूबा, उत्तर कोरिया, वियतनाम और रूस में। ठीक है, इसकी सोच रही आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी देखिए समाजवादी में क्या था, सरकार का कंट्रोल था, सरकार के अधीन था। पूंजीवादी में क्या हो जाएगा, इस अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही नाम क्या है, उदारवादी अर्थव्यवस्था। पूछेगा उदारवादी अर्थव्यवस्था किसका नाम है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही नाम क्या है, उदारवादी अर्थव्यवस्था। यह क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर में हो गया। इसके अंतर्गत उत्पादन का स्वामित्व का मालिकाना हक निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे मानिए हम कोई फैक्ट्री खोले तो निजी व्यक्ति हम खोले हैं तो हम ही उससे पैसा कमाएंगे ना। तो जैसे मानिए हम कोई पैसे मानिए जैसे कोई बड़ा स्कूल खोले तो वो मेरे अंदर हुआ निजी स्कूल हो गया, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो मेरे पास आएगा, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कहने का मतलब है क्या, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें कंट्रोल निजी व्यक्ति के हाथ में होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो लागू कहाँ है भाई, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में है, अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में और कनाडा में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, इसके फादर एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता कौन है, एडम स्मिथ। इसमें क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये प्राइवेट व्यक्ति के अंदर होता है, निजी व्यक्ति के अंदर होता है। इसमें जो पैसा लगाता है वही पैसा कमाता है, यानी मानिए हम जो पूंजी लगाएंगे तो हम ही ना कमाएंगे, तो वही क्या हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ देखिए एक फोटो देखिए हमें लगाए हैं। अगर अमीर ज़्यादा अमीर ना हो और गरीब ज़्यादा गरीब ना हो तो हमारी सारी मेहनत का क्या फ़ायदा। तो ये क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी ये व्यक्ति पैसा लगा रहा है तो यही व्यक्ति कमा रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए इसमें क्या होता है, मोनोपोली भी होता है। जैसे मानिए कोई एक आदमी है, उसके अंतर्गत अगर सारा ये जो व्यापार वगैरह है तो ये ऑटोमेटिक है कि इसका भाव तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मोनोपोली करेगा, तो यही चीज़ है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब आगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्सचर। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है मिक्सचर होता है, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिश्रण होता है। ठीक है, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें सिर्फ प्राइवेट व्यक्ति होता है वो क्या हो गया, पूंजीवादी हो गया। और जिसमें सरकार होता है समाजवादी होगा। और जिसमें दोनों मिला जुला रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए क्या है परिभाषा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व यानी मालिकाना हक सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। कोई दिक्कत है, अब देखिए क्या है। जैसे भारत में लौह इस्पात संयंत्र सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। जैसे भारत में जो है लौह इस्पात जो संयंत्र है इसमें सार्वजनिक और निजी क्या है, दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी मुझे हमारे देश में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो हमारे देश में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। चलिए आगे है अर्थव्यवस्था के विकास को हम लोग देखेंगे। चलिए अर्थव्यवस्था के विकास में हम लोग देखते हैं। पहला है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा है मौद्रिक विकास, ठीक है, मॉनेटरी डेवलपमेंट। आर्थिक विकास क्या होता है भाई, आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
किसी भी देश की या राज्य की प्रति व्यक्ति आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। यानी किसी भी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लंबा समय तक ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में उत्पादकता का ऊंचा स्तर क्या करना होता है। ये हो गया हमारा आर्थिक विकास। मौद्रिक विकास क्या है भाई? मुद्रा के आविष्कार से लेकर विकास तक की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक विकास कहते हैं। यानी मुद्रा का आविष्कार से लेकर उसके डेवलपमेंट का जो अवधि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक विकास। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास को समझा। कहीं भी कोई डाउट होगा आप कौन पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या वस्तु विनिमय प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था? वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान, मतलब वस्तु लेकर वस्तु देना। पहले क्या था जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ? देखिए समझिए पहले क्वेश्चन है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो हमारे देश में क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे देखिए अब क्या इसको टमाटर दे रहा है तो इसको उसके बदले क्या दे रहा है? चावल दे रहा है। यहाँ देखिए 1 कैरेट ला के दे दिया, क्या 1 कैरेट ला के दे दिया यहाँ पे सेब, तो इसको 1 मुर्गा दे रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए यहाँ कुछ सामान दे रहा है तो इसके बदले क्या दे रहा है? मछली दे रहा है। तो कहने का मतलब है वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। जैसे मानिए जैसे दो सहेली है, अब इसके यहाँ मानिए सब्जी बना तो इसके यहाँ पहुंचा दी, फिर इसके यहाँ मटन वगैरह बना तो फिर इसके यहाँ पहुंचा दी। तो यही जो वस्तु के बदले वस्तु का जो लेन देन होता है इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जब मुद्रा का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे? वस्तु से वस्तु का क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे, लेन देन करते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था सही कर लीजिएगा, अर्थव्यवस्था की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली अभी भी बहुत गांव में भी है। यह प्रणाली मुख्य रूप से गांव में प्रचलित थी। ठीक है, जैसे एक गाय लेकर 10 बकरी देना, अब 10 को बकरी दी है उसको 1 गाय दे दिया, तो यही वस्तु के बदले जो वस्तु का लेन देन। आइए देखते हैं आगे। मौद्रिक प्रणाली क्या है भाई? मुद्रा से वस्तु और सेवाओं का विनिमय। मतलब पहले क्या होने लगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बेईमानी होने लगा। जैसे मानिए एक व्यक्ति के पास 10 कुंटल चावल है, उसको अगला व्यक्ति को दिया, धीरे धीरे करके दिया, 1 कुंटल 2 कुंटल दिया, 8 कुंटल दिया है, बेईमानी होने लगा, तो दिक्कत होने लगा इससे। इसीलिए क्या किया, इसके जगह पर आ गया मुद्रा, पैसा दीजिए सामान लीजिए, उसी को कहते हैं हम लोग मौद्रिक प्रणाली। देखिए क्या है, मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, यानी पैसा से वस्तु और सेवाओं का लेन देन क्या कहलाता है? उसको कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेक तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी, अतः लोगों ने मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना शुरू किया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली। हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। और मुद्रा देकर वस्तु खरीदना क्या कहलाता है? मौद्रिक प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है बैंकिंग प्रणाली। देखिए क्या बैंकिंग प्रणाली क्या भाई? बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन क्या कहलाता है? बैंकिंग प्रणाली। अब मानिए किसी को पैसा भेजना है, किसी को मानिए 5,000 भेजना है, 10,000 जैसे मानिए 5,000 भेजना, चेक काट दिया, दे दिया, जहाँ पर बैंक है जाओ वहाँ से बैंक पैसा निकाल लो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैंकिंग प्रणाली। क्या है? अधिक मात्रा में मुद्रा को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी कठिनाई होने लगी। अब पैसा लेके गया, रास्ता में कहीं गड़बड़ हो गया, पैसा खत्म। ठीक है, के कारण बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन होने लगा। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ठीक है,
अत्यधिक अमाउंट को एक जगह से दूसरा जगह बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से भेजना क्या कहलाता है? बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो भी टॉपिक है बिल्कुल टॉपिक सबसे हट के है और हर एक टॉपिक में मैं फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। देखिए सर क्या कोर प्रणाली क्या है भाई? एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूर स्थित व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है? कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। ठीक है, अब देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है, यानी एटीएम। अक्सर सबके पास एटीएम होता ही है। अब देखिए क्या है, बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड है। डेबिट कार्ड क्या है? बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड है जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेतों के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से बैंक में जमा राशि का उपयोग करना, पैसे निकालने की सुविधा तो क्या कहते हैं हम लोग? डेबिट कार्ड कहते हैं। यानी बैंक में पैसा हम कहीं गए, एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल लिए, यूज कर लिए, तो यही क्या कहलाया? डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? देखिए क्रेडिट कार्ड क्या है? बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके आधार उसके धारक द्वारा पैसे तथा वस्तु प्राप्त कर लेना होता है। इसी को हम लोग क्रेडिट कार्ड। जैसे मानिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसका लिमिट है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट मानिए 50,000 है। ठीक है, 50,000 क्रेडिट कार्ड का लिमिट है। हम गए फ़ोन खरीदने, अब हमको फ़ोन पसंद आ गया 30,000 का, तो क्रेडिट पैसा नहीं था मेरे पास, क्रेडिट कार्ड से स्विप करके मोबाइल ले लिए और वो हम किस के माध्यम से क्रेडिट कार्ड में पैसा कटाते जाएंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड। इस प्रकार हम लोगों ने वीडियो के पहले पार्ट में इतने टॉपिक को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।